अब एलपीजी नहीं मिल रही है, दिक्कत है। आपका मैंने ट्वीट देखा नरेंद्र मोदी की, आपने लगभग प्रशंसा करते हुए लिखा है। आप आके स्पष्टीकरण दीजिए ना, लोगों को बताइए क्या करना है, कैसे करना है। नरेंद्र मोदी से आपने अपील की है। इस सरकार को लोगों को लाइन में खड़ा करके बड़ा मजा आता है। नोटबंदी की लाइन हो, एलपीजी की लाइन हो, ऑक्सीजन की लाइन हो, आपको इस बात का अंदेशा नहीं हुआ कि ईरान जो है ऐसा कोई फैसला लेगा जिससे आपकी सप्लाई रुक जाएगी गैस की। ठीक बात। आंखें बंद करी, कहा कि हम तो साथ हैं इसराइल के, हम साथ हैं अमेरिका के, क्योंकि ट्रम्प साहब जो आजकल सब कुछ तय कर रहे हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि पीएम हमारे वही हैं। राहुल गांधी का एक बयान मैं कल सुन रहा था सदन के बाद, उन्होंने कहा कि भाई जरूरत यह है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक्ट करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और इसका कारण यह है क्योंकि वो ट्रैप्ड हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो अगर मैं उस बात को मैंने डिकोड करने की कोशिश की और इन सबको आप जोड़ दो तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बात सही है। क्या आपको सच में लगता है कि ये दिक्कत है, मतलब एलपीजी वाली दिक्कत? ईरान ने कहा कि भाई अमेरिका आके दादागिरी कर लेता है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो बेसिस बनाने की अनुमति दे देते हैं अमेरिका को। उनको ये लगता है कि बर्बाद होगा तो ईरान होगा। तो अब ऐसा नहीं होगा, हम डूबेंगे तो लेके डूबेंगे। ईरान पूरे वर्ल्ड पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि मैं सबका जीना दूभर कर दूंगा, लोगों के घर में रोटी नहीं बनेगी। आजकल सूत्र बहुत चल रहे हैं और आजकल के कई सालों से मैं देख रहा हूँ। ये बताइए सूत्र कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? इस सरकार में खबरें जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर होती है। मार्केट वैल्यू जीरो हो गई है। मार्केट में जो शेयर प्राइस है ना पिट गया है वो। और उसका मुख्य कारण कौन है? उसका मुख्य कारण है अब भारत की राजनीति जो चल रही है इंटरनल, उसके बारे में बात करते हैं। आपके राज्य में राहुल गांधी बड़ा घूम रहे हैं आपके राज्य में, क्या कारण, क्या पका रहे हैं? ये जो पूरा जियो पॉलिटिकल सिनेरियो आप देख पा रहे हैं, देश की राजनीति पे इसका कितना असर आप देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, देखी जाए के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी बैठ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आदेश जी आपका। थैंक यू नीरज। यात्रा करते हैं शो में, तो इस एपिसोड में भी हम लोग यात्रा करेंगे। सबसे पहले बात होगी आपके रसोई घरों की। रसोई घर की बात क्यों होगी आप समझ गए होंगे, मॉलिटिक्स को लगातार आप देख रहे हैं, वीडियोस में हमने इसका जिक्र किया है। लेकिन एक और व्यू पॉइंट आदेश रावल जी क्या सोचते हैं उस पर भी हम लोग लेंगे। ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं कि हम लोग जीत गए हैं, जीत गए हैं, जीत गए हैं। हालांकि उनके वर्जन्स में कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सारा है। ईरान जिस तरीके से अब भी युद्ध को लड़ रहा है, उसने कहा है कि जारी रखेंगे हम, वो दिखाता है कि भाई दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं उनका पोस्टमार्टम भी हम लोग करेंगे कि सूत्रों के हवाले से खबर आती कहाँ से है, सूत्र पैदा कहाँ से होते हैं, और आजकल इतने महत्वपूर्ण रिपोर्टर कैसे बन गए हैं। सूत्र, रिपोर्टर की खबरें नहीं आती, सूत्र की खबरें आती है। तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत हरियाणा से भी होगी, जहां एक व्यक्तिगत यात्रा एक नेता निकाल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे कांग्रेस की यात्रा बना दी। राहुल गांधी के साथ तस्वीर आई है, राहुल गांधी हरियाणा बार बार घूमने जा रहे हैं। इसका क्या प्रयोजन है? आखिर आदेश जी के स्टेट में ऐसा क्या है कि हरियाणा में कि राहुल गांधी को लगातार वो आकर्षित कर रहा है? तो इन सब मुद्दों पे हम लोग करेंगे बातचीत। आदेश जी शुरू करते हैं आपके ट्विटर से। आपका मैंने ट्वीट देखा नरेंद्र मोदी की, आपने लगभग प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भाई आपने नोटबंदी की, आपने कहा लोगों को कि भाई लाइन में लगो, लाइन में लग गए। कोरोना आया, आपने लोगों को कहा ताली बजाओ, थाली पीटो, लोग करने लगे। अब एलपीजी नहीं मिल रही है, दिक्कत है। आप आके स्पष्टीकरण दीजिए ना, लोगों को बताइए क्या करना है, कैसे करना है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था एक शाम की रोटी छोड़नी है, तो कहिए। नरेंद्र मोदी से आपने अपील की है और उनके अपील की बात भी की है। नहीं, मैंने वो एक नजरिया है किसी की बात को रखने का, क्योंकि आपने कहा कि मैंने प्रशंसा की है, कोई मानने के लिए राजी नहीं है कि मैंने तारीफ की है मोदी जी की। हम तो पहचान रहे हैं। लेकिन सही मायने में तो देश के प्रधानमंत्री हैं जी, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, वो खाली भाजपा के थोड़ी हैं जी। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर इस देश में ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण एलपीजी की शॉर्टेज है तो उसको सामने आके स्वीकार करना चाहिए। राइट, ठीक है। अब मैंने क्यों जिक्र किया 1965 का, नोटबंदी का, कोरोना में ऑक्सीजन की लाइनें आपने देखी होगी। एक तो ना मुझे बड़ा, मैं सोच रहा था कि इस सरकार को लोगों को लाइन में खड़ा करके बड़ा मजा आता है। नोटबंदी की लाइन हो, एलपीजी की लाइन हो,
ठीक है, पेट्रोल पंप्स के आगे लाइन हो, ऑक्सीजन की जी लाइन हो ड्यूरिंग कोविड, तो इनको ना बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग लाइन में लगते हैं। जी अब इसको ऐसे देखते हैं कि भाई सपोज करो कि ईरान के कारण देश में एलपीजी की सप्लाई जो है वो रुक गई है, हम ये मान लेते हैं, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा हो गया। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी सामने आके देश को संबोधित करते हैं हमेशा की तरह, जो जो उनका फेवरेट काम है कि वो अपने हर विषय को लेकर देश को संबोधित करते हैं रात को 8 बजे और आके लोगों से अपील करते हैं। अब 1965 में जब जी शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान का, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे पास अनाज के भंडार कम है और हमें लड़ना है हमारी सेना को पाकिस्तान से, तो आप लोग एक वक्त की रोटी छोड़ दीजिए। लोगों ने छोड़ दी थी। मतलब कितनी बड़ी बात थी वो, हाँ। आप खाना छोड़ने के लिए ठीक कह है। रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा और देश ने माना। एग्जैक्टली। ठीक है, छोड़ दी उन्होंने, रोटी नहीं खाई, क्योंकि देश की स्थिति ऐसी थी। जी क्योंकि संकट की घड़ी में कोई भी देश हो, और हम लोग तो वैसे ही भावुक कंट्री हैं, सब एक इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही मोदी जी ने 2016 में नवंबर में नोटबंदी कर दी। उसके कई दिन बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर एक कहीं पे वो एड्रेस कर रहे थे लोगों को, तो वहां उन्होंने कहा, कमर झुका के और हाथ जोड़ के कहा था, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, कि भाई और बहनों मुझे 50 दिन दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जी ठीक है। चौराहे पे टांगने की लंबी बात लाइनें नहीं। लगी, लोगों के घर में शादियां थी, बेटियों की शादियां थी, पैसे नहीं थे। ठीक है, लोग बीमार थे, पैसे नहीं थे, जी लाइनें तब भी लगी, देश ने माना और 50 दिन दिए। ठीक, तो आज तक भी कुछ नहीं हुआ। ठीक, ऑब्जेक्टिव तो कोई पूरा नहीं हुआ। हाँ, वो ऐतिहासिक फैसला क्यों लिया गया था, उसके पीछे का मकसद क्या था, उससे देश का कैसे भला होगा, आज तक कोई नहीं जानता। ठीक है, तो तब भी देश ने आपका साथ दिया। जी इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी देश के लोगों ने ये कहा कि नहीं, हमें अपने पीएम पे भरोसा है और वो कह रहे हैं कि 50 दिन में सब ठीक कर दूंगा, तो ठीक है, 50 दिन ले लो, हमें जितनी भी दिक्कतें होंगी हम देख लेंगे, झेल लेंगे। झेल लेंगे। फिर लाइनें लगी, कोविड में जी लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन नहीं थी, लंबी लंबी कतारें थी। फिर मोदी जी ने कहा कि जबकि कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था कि आप बालकनी में आओ और आप टोर्च जलाओ जी या आप थाली बजाओ। सही बात है। जनरली थाली बजती है जब गांव में किसी को बच्चा होता है, बेटा होता है, तब थाली बजती है। कोविड में लोग मर रहे हैं वर्ल्ड वाइड और हमारे पीएम हमें कह रहे थे कि आप थाली बजाओ, आप बैटरी जलाओ बालकनी में आके, और लोग उस बात को मान रहे थे। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर सही रहा हूँ बात है। कि आपने अपील की, लोगों ने माना, वो बालकनी में आए, उन्होंने बैटरी भी जलाई, अपने फोन की लाइट जलाई और उन्होंने थाली भी बजाई। जी वो विश्वास था आपके ऊपर, स्वीकार्यता थी आपकी हाँ। अपील की। आपकी लीडरशिप की के ऊपर लोगों को विश्वास था कि नहीं, मोदी जी ने कहा है, कोई कारण होगा, ठीक ही कहा होगा। साइंटिफिक रीजन नहीं था। ठीक बात। हालांकि गलगोटिया वाले प्रूव करने लग गए थे जी। गलगोटिया का एक रिसर्च स्कॉलर था, हाँ। उसने पूरा पेपर लिखा कि ताली थाली पीटने से ऐसे साउंड वेव पैदा होंगे जो कोरोना को मार देंगे। ऐसे मुल्क तो बहुत सारे हैं जो भी ये भी बता रहे हैं कि ईरान ने अगर हमारा रास्ता बंद कर दिया तो फिर हम किस तरीके से वहां से तेल निकाल सकते हैं जी या अपने शिप को निकाल सकते हैं। जी। ऐसे मूर्ख भी हैं जो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, ट्विटर पे सही चल बात रहा है। है। हाँ जी हाँ जी वो बिल्कुल। बता रहे हैं कि हम कैसे, उसका समाधान क्या है। जी ऐसे मूर्ख लोग भी इस देश में उद्योगपति कहलाते हैं। चलो वो छोड़ो। तो प्रधानमंत्री जी की बात का लोगों ने हमेशा समर्थन किया, तो मैंने इसलिए वो बात लिखी कि मोदी जी को सामने आके देश को संबोधित करना चाहिए और कहना चाहिए कि देखो, हो सकता है कि इस युद्ध का जो चल रहा है अभी, इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आए, देश जी के ऊपर भी आए। हो सकता है कि शॉर्टेज हो जाए एलपीजी की, लेकिन मैं इतने निर्धारित समय में इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे पे भरोसा रखो। ठीक बात। लेकिन वो नहीं आ रहे। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है, हरदीप पुरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, इंटरेक्शन किया मीडिया के साथ में जी ऑफ कैमरा, और ऑफ फिर कैमरा था। ऑफ कैमरा इंटरेक्शन था, और फिर वो खबरें चलाई सूत्रों के हवाले से। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो है ट्रांसपेरेंसी से हमेशा भागती है। उनको लगता है कि हम डाटा छिपाएंगे हर चीज का, चाहे वो डाटा जीडीपी का हो, चाहे वो कोविड में मौत का हो, चाहे वो नोटबंदी के मकसद का हो, क्या हमने अचीव किया। इसी तरीके से अब भी सरकार जो है इस बात को छिपा रही है कि देश के पास पर्याप्त पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ये है या नहीं है। इसमें इनको साफ बता देना चाहिए कि ये समस्या हमारे सामने है। लेकिन इनकी जो डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल जो उनकी कूटनीति है, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। क्या किसी ने बात बताई नहीं कि जब ये युद्ध होगा
और आप अगर ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या को कंडेम भी नहीं करेंगे, उसकी निंदा भी नहीं करेंगे, तो उसका क्या असर भारत पे पड़ेगा? जो आपका ठीक विदेश बात है। मंत्रालय है, जिसमें इतने इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग देशों के, अलग अलग रीजन्स के, उन्होंने बताया नहीं कि सर अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये जो रास्ता है, जो बिल्कुल संकीर्ण रास्ता है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जा रहा है, कि इस रास्ते से हमारी 90% गैस आ रही है, आएगी भारत में, तो उसका क्या असर होगा? अगर उन्होंने बंद कर दिया तो क्या होगा? यानी आपने ये फैसला कर लिया कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, उसके क्या रिपरकशंस होंगे हमने सोचा ही नहीं। जितने इस देश में एक्सपर्ट्स हैं, विदेश सचिव हैं, एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, कितने लोग इसके जानने वाले हैं, इन चीजों को जानकार ठीक हैं, बात है। किसी ने नहीं सोचा। जबकि अच्छा, इसमें कोई बहुत भारी इंटेल की बात भी नहीं थी, नॉर्मल सा मामला है, हम हाँ। कारोबार करते हैं, कौन से रास्ते से, ये तो पता होना चाहिए ना। कारोबार नहीं करते हैं, जरूरत है, मंगवाते हैं। हाँ, हम तो खरीदते हैं, राइट। कारोबार तो तब होता है जब दोनों तरफ से हो। हाँ। आपको इस बात का अंदेशा नहीं हुआ कि ईरान जो है ऐसा कोई फैसला लेगा जिससे आपकी सप्लाई रुक जाएगी गैस की? ठीक बात। किसी ने सोचा ही नहीं। आंखें बंद करी, कहा कि हम तो साथ है इजराइल के, हम साथ है अमेरिका के, क्योंकि ट्रम्प साहब जो आजकल सब कुछ तय कर रहे हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि पीएम हमारे वही हैं। हाँ, वो जब भी आप देखो ना, उनका कोई भी फैसला, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जो जैसे वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में फैसला सुना रहे हैं। हिंदुस्तान के बारे में घोषणाएं ट्रम्प साहब करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने ये सोचा ही नहीं कि इस फैसले से कि जब हम साथ खड़े होंगे अमेरिका के या इजराइल के, तो उसका क्या असर भारत पे पड़ेगा। जो बात आप कर रहे हैं ना, राहुल गांधी का एक बयान मैं कल सुन रहा था सदन के बाद, उन्होंने कहा कि भाई अब तो बोलने नहीं दिया जाता, हालांकि मीडिया इंटरेक्शन करते हुए उन्होंने कहा कि हालात बड़े नाजुक हैं और सारे ही फ्यूल्स, जितने भी ईंधन हैं, केवल एलपीजी की बात नहीं हो रही है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सब में दिक्कत आने वाली है और मैं इसे देख सकता हूँ। जरूरत यह है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक्ट करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं और इसका कारण यह है क्योंकि वो ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं। तो राहुल गांधी की ये जो आशंका है, ये ठीक लगती है? देखिए, जो काम करने का तरीका है सरकार का, भारत सरकार का, उसको अगर मैं देखूं, उसको अगर डिकोड करूं और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आप डिकोड करें, तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ है। अब इसको हम सिलसिलेवार जोड़ के देखते हैं जब हम आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात मैं रिपीट कर चुका हूं आपके कई शोज में, तो मुझे आज भी रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि राहुल गांधी का बयान इससे जुड़ा हुआ है। आप चलिए, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जारी था और ट्रम्प साहब ने कहा कि हमने सीज फायर कर दिया और उसके पीछे ट्रेड डील है। आप कुछ नहीं बोले। आधे घंटे बाद हमारे डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहते हैं कि हाँ, सीज फायर हो गया। ट्रम्प साहब की बात सही साबित हुई। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप रशिया तेल परचेज करते हो, हम आपके ऊपर 25% पेनल्टी लगाएंगे। उन्होंने लगा दी। हमारे ऊपर टोटल 50% टैरिफ हो गया, जो एक मैं कहूंगा कि ये किस आधार पे आपने तय कर दिया कि भारत रशिया तेल परचेज नहीं करेगा। मोदी जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। आगे बढ़ते हैं। फिर आपने कहा कि हम ट्रेड डील कर रहे हैं, ट्रेड डील होगी। हालांकि ट्रेड डील आज ही पूरी नहीं हुई है। अमेरिका ने कहा कि हम भारत के ऊपर 18% टैक्स लगाएंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि भारत का जो सामान है वो 0% टैक्स पे है। ये कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा कि भारत तेल परचेज करेगा वेनेजुला से। उन्होंने माना। फिर मोदी जी चुप रहे। अब उन्होंने कहा कि हम आपको अनुमति देते हैं क्योंकि ईरान ने आपका रास्ता बंद कर दिया है, तो आप वापस रशिया से तेल परचेज कर सकते हो। अनुमति देते हैं, परचेज नहीं कर सकते। जो पहले के शिपमेंट्स है वो अलाउ किया है उन्होंने। नहीं, अनुमति देते हैं, शर्त पे जाओ, अनुमति देते हैं आपको। ठीक है। रशिया ने कहा कि भाई आप तो मजबूरी में हमारे पास आए हो, अब आपको हम कोई राहत नहीं देंगे, अब जो मार्केट प्राइस है उस पे करेंगे। ठीक बात है। यानी वेनेजुला से रशिया का जो तेल था वो 9% सस्ता था कंपैरेटिवली। जी हो गया। फिर ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं मुकेश अंबानी जी का, जिन्होंने अमेरिका में रिफाइनरी लगाने का फैसला किया है, जिसमें $300 बिलियन की डील हुई है। ठीक है। इस पूरे क्रम में प्राइम मिनिस्टर चुप रहे।
और अभी भी चुप है। अभी भी नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो जो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर मैं उस बात को मैंने डिकोड करने की कोशिश की और इन सबको आप जोड़ दो तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही है। ट्रैप तो दिखते हैं। हाँ। चलिए, यूएस के प्रेसिडेंट को जो यूएस कांग्रेस है वो ये पावर देता है कि आप सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी दे सकते हैं किसी भी देश को, लेकिन वो तो उस देश के मुखिया के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उस धमकी को कैसे लेता है और कैसे उस पर एक्शन लेता है। बहरहाल, आपने भी, हम शॉर्टेज की बात कर ही रहे हैं, जो फ्यूल्स हैं, राहुल गांधी ने भी इस संबंध में कहा भाई ऑल फ्यूल्स आर इन ट्रबल, सारे ही फ्यूल्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है और आने वाली है, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। क्या आपको सच में लगता है कि ये दिक्कत है? मतलब एलपीजी वाली दिक्कत, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जैसे मेरी बिहार बात हुई तो वहां समस्या आ रही है, इधर मौजपुर बाबरपुर में जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था गैस का, वहां पे दिक्कत आ रही है, भीड़ है, लोगों को गैस मिल नहीं रहा है, और जो मिल भी रहा है वो उस टाइम से नहीं मिल रहा है। प्रोसेसर में आपने चेंज किया है कि 21 या 25 दिनों में आप रिफिल नहीं कर सकते हैं दोबारा, तो दिखी है आपको दिक्कत कहीं पे? देखिए, मुंबई के जो होटल एसोसिएशंस हैं, रेस्टोरेंट एसोसिएशंस हैं, बेंगलुरु के जो एसोसिएशंस हैं, उन सब ने बताया ही है कि भाई हमारे यहाँ तकलीफ है और हमें गैस नहीं मिल पा रही है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, कई सारे डोमेस्टिक में भी बताया गया है, कई जगह पे फैक्ट्रीज वगैरह बंद हुई हैं जहाँ पे गैस का इस्तेमाल होता था। ठीक है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है। बोलते क्यों नहीं? अगर है तो क्या चुप रहने से उसका समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। क्राइसिस कब शुरू हुआ पता है? नहीं, मैं इसलिए नहीं, मैं उसको बता रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। क्राइसिस कब शुरू हुआ बताऊं कहां से शुरू हुआ क्राइसिस? जिस दिन सरकार ने इस क्राइसिस के समय में ये कहा कि हम घरेलू सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़ा रहे हैं और कमर्शियल पे 115 रुपए बढ़ा रहे हैं, उसी दिन लोगों में पैनिक आ गया। ठीक बात है कि अब जो है कुछ गड़बड़ है, सरकार ने प्राइस बढ़ा दिया है, पैनिक बाइंग भी होगी। हाँ, यानी आपने आपदा में अवसर ढूंढा। तब तक इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्राइस नहीं बढ़ा था, तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। और इनके जो रणनीतिकार हैं जो बैठे हुए हैं, फिर ये कहेंगे कि नहीं ये तो कंपनीज करती हैं, पेट्रोलियम कंपनीज करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी सब कुछ तय करती है। उसी दिन पैनिक शुरू हो गया था जिस दिन आपने प्राइस बढ़ा दिया था। आपने खुद क्रिएट किया उसको। अरे आपको तो ये कहना चाहिए था कि नहीं, प्राइस तो छोड़ दो, आपको तो प्राइस कम करना चाहिए था ताकि लोगों में भरोसा रहे। इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया और मुझे तो इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि ये आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ जाए। हाँ, फ्यूल्स सारे ही जब प्रॉब्लम आएंगे तो ये आएगा ही आएगा। अच्छा, दूसरी बात, एक तो आपने प्राइस बढ़ाया, दूसरा आपने रिफाइनरीज के लिए आदेश जारी किया जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसके तहत कि भाई आप एलपीजी का प्रोडक्शन करेंगे। पेट्रोकेमिकल्स जो आप बनाते थे जिससे ज्यादा प्रॉफिट होता है, आप एक्सपोर्ट करते हैं उसको फिलहाल बंद करिए और आप एलपीजी के प्रोडक्शन पे जोर लगाइए। इसका मतलब आप देख तो पा रहे हैं कि एलपीजी का संकट है, एलपीजी की दिक्कत है। अब जब मीडिया में हम जैसे लोग कुछ ये रिपोर्ट करने लगे हैं कि एलपीजी की दिक्कत आ रही है, तो सरकार या सरकार समर्थित जो हैंडल्स हैं वो ये कहने में लगे नहीं एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं है भाई, और एलपीजी को लेके लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो ये डाटा छुपाने की कवायद का ही हिस्सा है इसमें भी जो नहीं, उसमें बल्कि पीएमओ से जो भी लोग वो भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं पत्रकारों को, कहते हैं कि नहीं देखिए इस बात को आप पहुंचाइए, दूर तक जाएगी। वो सारे हैंडल्स इसी बात पे लगे हुए हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार जो है वो इतना पेट्रोल वहां से परचेज करती है, इतनी गैस वहां से परचेज करती है। लेकिन जब कल सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एमईए के प्रवक्ता जायसवाल जी और मुझे लगता है कि पेट्रोलियम की सेक्रेटरी भी थी, उन्होंने जब बताया कि नहीं 90% गैस तो इसी ईरान के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आ रही है, इसी संकीर्ण रास्ते से आ रही है। और वो जो खबर प्लांट की गई थी कि चाइना और रशिया की तरह ईरान ने भारत को भी उस रास्ते से गुजरने की अनुमति दे दी है। कुछ ही घंटे बाद ईरान ने मना कर दिया कि ये फेक न्यूज है। यानी आपने एक खबर के जरिए ये भरोसा पैदा करने की कोशिश की और उन सूत्रों को भी लगा दिया, और आपने सूत्रों को इतना बेइज्जत करवा दिया है कि ईरान को ये कहना पड़ा कि हमने कोई ऐसी अनुमति नहीं दी है। अब कल रात को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ईरान के प्राइम मिनिस्टर से बात करी, ठीक है, प्रेसिडेंट से माफ कीजिएगा। कोशिश क्या रही होगी कि भाई हमें वो रास्ता को दें आप, यानी हमारे शिप्स को वहां से निकलने दें आप। लेकिन समाधान नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि मैं आपको इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं दूंगा, जो आपने रशिया और चीन को दे रखी है। क्यों? क्योंकि रशिया और चीन के पास इससे अच्छा मौका नहीं है अमेरिका को ठोकने का। जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के वॉर में
अमेरिका ने दबाव बनाया बाकी देशों पे कि तुम तेल परचेज मत करो रशिया से, ताकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग ना हो पाए। अब वही काम रशिया करेगा ताकि अमेरिका पे प्रेशर रहे। ये गेम बड़ा सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। अब चाइना और रशिया के लिए मौका है कि वो कैसे अमेरिका और उसके मित्र देशों को और मित्र जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनको कैसे सबक सिखाएंगे, और वही हो रहा है। मित्र सुप्रीम लीडर्स, हाँ, किसका नाम लेना चाह रहे हैं आप? और वही हो रहा है इस वक्त जी। और ईरान इस बात को जानता है। ईरान पूरे वर्ल्ड पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि मैं सबका जीना दूभर कर दूंगा, लोगों के घर में रोटी नहीं बनेगी। मैं एक हैंडल देख रहा था, ईरान ने उसमें बड़ा एक जबरदस्त बयान मुझे लगा। स्ट्रेटेजिकली सही गलत जो है वो लोग निकालते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर वो सही लगता है। ईरान ने कहा कि भाई अमेरिका आके दादागिरी कर लेता है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो बेसिस बनाने की अनुमति दे देते हैं अमेरिका को। उनको ये लगता है कि बर्बाद होगा तो ईरान होगा, हम सब खुशहाली से चलते रहेंगे टूरिज्म सेंटर। तो अब ऐसा नहीं होगा, हम डूबेंगे तो लेके डूबेंगे। अब हम ये अगर हमारा घर जलेगा तो पड़ोसी भी नहीं बचेंगे। सिंपल गेम है ये। बहुत लोगों को लग रहा था स्टार्टिंग में कि नहीं, ईरान को तो 2 दिन के अंदर ट्रम्प साहब उड़ा के रख देंगे और फिर वहां पे तख्ता पलट कर देंगे। कहा था उन्होंने जी। क्या हुआ? जो जीत जाएंगे हम, तो जीत तो गए, डिक्लेयर तो कर रहे हैं हर जगह ट्रम्प साहब। वो अलग बात है, सच्चाई क्या है वो अलग है। तो डिक्लेरेशन क्यों हो रही है? जैसे यहाँ पे खबरें प्लांट हो रही हैं कि हमें उस रास्ते से निकलने की अनुमति मिल गई है, ईरान ने दे दी है, ऐसे ही ट्रम्प साहब को ही बोलना पड़ रहा है कि हम युद्ध जीत चुके हैं। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि वहां भी तो पॉलिटिक्स है, और अमेरिका में भी तो एक तबका ऐसा है कि जो इस बात के पक्ष में नहीं है जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, ये जो टैरिफ लगाया है यहाँ पे ट्रम्प साहब ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ये गलत है, गिरा दिया उसको। उसके बावजूद भी भारत सरकार ये नहीं कह पाए कि हम इस ट्रेड डील पे वापस नेगोशिएट करेंगे, दोबारा बैठ चर्चा करेंगे। बैठिए, अगर आप हमारे ऊपर टैक्स लगाएंगे हम भी आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। नहीं कह पाए ये लोग, बराबरी पे बात ही नहीं कर पाए। नहीं, बराबर तो है ही नहीं ना। कहते हैं कि मेरा मित्र है, मोदी जी कहते हैं कि ट्रम्प मेरा दोस्त है, लेकिन बराबर बैठ के बात नहीं होती। दोस्ती बराबर में होती है। अमेरिका के सेक्रेटरी आके कह तो देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ हम चाइना वाली गलती नहीं करेंगे। हाँ। उनके साथ बराबरी का कारोबार किया, वो आगे निकल कहाँ आके कहता है? भारत में आके, भारत में आके कहता है, और फिर भी चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी इज ट्रैप्ड, राहुल गांधी वाज आई गेस करेक्ट इन सेइंग दैट। सर्कमस्टांसेस जो राजनीतिक परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो इस बात की गवाही देती है। प्रधानमंत्री मोदी जो एक ट्रेन चलाते हैं, एक नई ट्रेन जब चलती है वो उसका भी क्रेडिट लेते हैं। राइट, लेते हैं ना? बिल्कुल लेते हैं। जब बच्चों को निकाला गया यूक्रेन से तो इन्होंने खबर चलाई कि नहीं देखो, मोदी जी ने रशिया को फोन करके 2 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया था। पापा ने युद्ध रुकवा दिया। और उसके बाद फिर बड़ा मीम्स बने उसके ऊपर कि पापा ने युद्ध रुकवा दिया, सब हो गया। उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन वो खबर बहुत दूर तक चली गई थी, जो कि झूठ थी। ठीक बात है ना? तो कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, दिखाते कुछ है। इसका मतलब है हो कुछ और ही रहा है जो समझ में आ ही नहीं रहा है। जो आदमी एक ट्रेन चलाने का क्रेडिट लेता हो, वो आदमी सामने आके क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैंने प्रेसिडेंट ईरान से बात कर ली है और उन्होंने हमें ये कह दिया कि मैं आपके लिए ये रास्ता खोल रहा हूं, जैसे मैंने चीन और रशिया के लिए खोला है, और आप भी हमारे पुराने मित्र हैं। लेकिन क्योंकि आपने ये ट्वीट कर दिया कि मैंने उनसे बात करी है और उन्होंने अब तक कुछ जवाब नहीं दिया इस बात का कि हम आपको रास्ता खोल रहे हैं नहीं खोल रहे हैं, तो इसमें आपकी चीजें लेदर हो रही है। और कई नेताओं ने पूछ भी लिया, मोदी जी क्या उन्होंने आपको ये इस बात का आश्वासन दिया है कि हिंदुस्तान के साथ भी वो वैसा व्यवहार करेंगे जो चीन और रशिया के साथ कर रहा है ईरान? क्योंकि वो नहीं करेगा। तो आपने तो ताजा जख्म दिए हैं। क्या मकसद था इस बात का कि जो अमेरिका रशिया को बोल रहा, जो अमेरिका ने कहा कि भारत तेल परचेज नहीं करेगा रशिया से, क्योंकि वो चाहता था कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है रशिया का, उसमें रशिया को ज्यादा सहयोग ना मिले, मजबूत ना हो। ठीक है। अब बाकी वर्ल्ड को या बाकी देशों को इस बात का मौका मिल गया है कि वो साथ खड़े हो ईरान के, अमेरिका के अगेंस्ट। वही तो हो रहा है। लेकिन हमने क्या चूज किया?
हमने चूज किया कि हम इजराइल जाएंगे और 2 दिन बाद वो हमला करेगा और हम साथ खड़े होंगे और हम एक सुप्रीम लीडर की मौत की निंदा भी नहीं करेंगे, श्रद्धांजलि भी नहीं देंगे। और जब अब आपका सिस्टम पूरा कटघरे में खड़ा हो गया कि आपके पास गैस नहीं है, तो आप मजबूरी में उनको फोन कर रहे हो। अच्छा, क्या वो इतने बेवकूफ, उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों के पास गैस नहीं पहुंच रही है? ठीक बात है। उनको पता है ना, तब आपने फोन किया। अगर आप डे 1 ही कंडेम कर देते, निंदा कर देते, तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। और उन सब के बीच आपने खामनेई साहब की जब डेथ होती है तो बहुत सारे हत्या होती है, सॉरी, और जैसे बहुत सारे लोग शहादत भी कह रहे हैं, आपने निंदा नहीं की, आपने श्रद्धांजलि नहीं दी। इसके उलट अब 1-2 दिनों बाद आप मतलब सीरीज ऑफ ट्वीट्स आए नरेंद्र मोदी के गल्फ नेशंस पे, ईरान के जो गल्फ नेशंस पे इन्होंने बात की, राइट, ठीक है, ट्वीट्स किए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड वर्ड्स विद द फलाना नेता, कुवैत और कतर और दुबई, जितने भी 8-9 कंट्रीज हैं गल्फ कंट्रीज, सबसे बात करी। वहां नहीं करी। किसी ने ये बताया नहीं इनको, जो भी इनके विदेशी रणनीतिकार हैं, कि सर ईरान जो है ना, इसको इतना मत खराब करो। ठीक बात है। तो आज उनको इस स्थिति का पता है कि हिंदुस्तान में अगर 4 दिन हम और रोक देंगे तो ये जो लाइन है सिलेंडर वाली, ये और बढ़ जाएगी। और अगर ये कहीं पीएनजी पे आ गई, जिनके यहाँ पाइपलाइन लगे हुए हैं, यहाँ तो चूल्हे भी नहीं है। ठीक बात है। गांव जाना पड़ेगा। गांव में लकड़ियां नहीं बची। मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और गांव में लकड़ी नहीं बची सर। 20 साल पहले तो जलावन पे हमारे यहाँ चूल्हे में खाना बनता ही था, लेकिन अब तो जलावन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। उपले जो अपना पोथा जाता था, थापा जाता था, वो सब भी कम हो गया है। हमारे तो भी है। हाँ, नहीं हमारे यहाँ है, पर कम हो गया है। नहीं, हमारे अभी भी उतनी भारी मात्रा में उसी शिद्दत से। मैंने इतना हिसाब लगाया था कि अगर ये स्थिति आगे बढ़ेगी तो फिर मैं गाँव चला जाऊंगा बच्चों को लेके। मैं भी सोच रहा था फूंकनी खरीद के घर भिजवा देता हूँ। नहीं, ये तो मैं इसको सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने ये कहा है कि मेरी प्रेसिडेंट ईरान से बात हुई है, और अगर उन्होंने अनुमति दे दी होती ना, तो अभी तक तो इस देश में ढोल पीट रही होती मीडिया मोदी जी के नाम का। देखो मिरेकल हो चुका है। मिरेकल नहीं हो गया, डंका बज रहा है, दोस्ती निभा दी है, अनुमति दे दी है, झूठी खबर छपवा के अपनी बेइज्जती करवा ली सूत्रों की। जितने जूते सूत्रों को पढ़ रहे हैं ना, और पढ़ने भी चाहिए ना ये सूत्र। आपको ना देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो जो बात है यथास्थिति साफ साफ बता दो कि हम यहाँ खड़े हुए, ये दिक्कत है। ये सूत्र की बात ना इस चर्चा में 5-6 बार हो चुकी है, सोर्स का नाम, और मैं जानना भी चाह रहा हूँ। आजकल सूत्र बहुत चल रहे हैं, और आजकल के कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। एक फिल्मी डायलॉग है, ये बताए सूत्र कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? मैं आपके शो में केवल बता चुका हूँ, इस सरकार में खबरें जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर होती हैं। 3 व्हाट्सएप ग्रुप है, एक पीएमओ का है, एक बीजेपी का है और एक मंत्रालयों का है। तो जो पत्रकार, एक जर्नलिस्ट क्या होता है, वो एक या 2 मिनिस्ट्री कवर करता है। कई सीनियर लोग होते हैं जो पीएमओ कवर करते हैं, और कई सीनियर लोग होते हैं जो बीजेपी कवर करते हैं, और ऐसे कॉमन लोग भी होंगे जो बीजेपी और पीएमओ इकट्ठा कवर कर रहे होंगे। तो पहले हिरेन जोशी भेजते थे व्हाट्सएप, और हिरेन जोशी के जाने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि ये मैं उनकी तारीफ में नहीं बोल रहा हूँ, पहले बोल देता हूँ, इनका नैरेटिव बहुत पिट रहा है। ये जिस नए आदमी को लेके आए हैं उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम सेट करने में, ट्रेंड होने में। और उसका नाम शायद नीरव शाह है। वो मतलब उनकी जो काम करने का तरीका है, जो उनका काम करने का तरीका था, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो इनका नैरेटिव बहुत ज्यादा पिट रहा है इस बार, जैसा होना चाहिए था। या तो मुझे लगता है कि इनका जो नैरेटिव था उसको लोगों ने डिकोड कर लिया कि भाई ये इनका पैटर्न है, ये एक मैसेज जाएगा। अच्छा, दूसरा पता है क्या, जो दूसरे वाले भी है ना, जो करने वाले हैं, वो भी कॉपी पेस्ट करते हैं। अरे कम से कम भाषा चेंज कर लो, थोड़ा दिमाग लगा लो। उठाएंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया, चलो टाइम खत्म। फिर वो कई लोग बैठे हुए फैक्ट चेकर्स, फिर वो सारे स्क्रीनशॉट लेके एक कोलाज बनाते हैं, बोला देखो ये रही, ये है टूल किट। तो ये लोग मेहनत करना नहीं चाहते। अरे अगर अंग्रेजी में भेजा तो हिंदी में कर लो, हिंदी में भेजा अंग्रेजी में कर लो, या उसकी जो मूल भावना है उसको अपने शब्दों में लिख लो। ठीक बात है। कुछ तो प्रयास तो करो। विद इन 15 मिनट्स टूल किट सामने जाती है कि ये वहां से आया है, और उन सबका पता है कि वो कौन कौन करेंगे। वो तो सब चिन्हित ही हैं। फिर फायदा क्या है जी? अगर तुम लोगों ने जर्नलिस्ट की या मीडिया की क्रेडिबिलिटी को ही गवा दिया तो वो किसी काम की नहीं है।
और आपने वही कर रखा है उनके साथ। आपने कंट्रोल इसीलिए किया था क्योंकि वो क्रेडिबल सोर्सेज थी। हाँ, अब जब आपने क्रेडिबिलिटी खत्म कर अब दी जब है, उनकी क्रेडिबिलिटी रहेगी ही नहीं तो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तो इन लोगों को एक नई टूल किट तैयार करनी चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। भाई ये जो लीजिए, ये जो ये जो पिटा हुआ माल है ना, हम्म, इनकी बात नहीं मान रहा कोई अब। तो हमारे कंसल्टिंग इनकी एडिटर साहब जो है वो कंसल्टेशन दे रहे हैं अभी इनकी इनकी करना क्या इनकी चाहिए? नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, इनकी जी। बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। उनको पता है आइडेंटिफाइड इनके, छोड़ो ना यार। हाँ, मतलब उनका तो फिक्स हो गया है कि इसे क्या बोलना है, वो दर्शकों को भी पता पड़ मार्केट चुका है। वैल्यू जीरो हो गई है। हम्म, मार्केट में जो शेयर प्राइस है ना पिट गया है वो। हम्म, और उसका मुख्य कारण कौन है? उसका मुख्य कारण है सरकार का काम करने का तरीका, कार्यशैली पूरी। कार्यशैली। अगर मैं हूं, मान लो, ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ। अगर मेरी क्रेडिबिलिटी ना हो, जनता, कैमरा, ये सच और झूठ को पकड़ता है और पब्लिक को सब पता होता है। ठीक बात है। अपने ये जो जर्नलिस्ट भी हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारी बिरादरी के लोग हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि हम किस कोस्ट पे क्या कर रहे हैं। अगर आपने अपने ब्रांड को निपटा के ही कुछ कर लिया तो क्या किया? अरे भाई, अपनी ब्रांड वैल्यू पहले रखो, उसके बिना आप कुछ नहीं है। उसके बाद सब कुछ सेकेंडरी है, और तभी तुम किसी के काम के हो। आपकी महत्ता ही तभी है। तुम बने हो कार्यकर्ता। हाँ, उसमें लालच क्या है, छोटा है बड़ा है मुझे नहीं पता, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर लालच में भी हो ना, तब भी ब्रांड को फर्स्ट रखो। ठीक बात है। ब्रांड फर्स्ट रहेगा तो लालच की पूर्ति जो है वो पूरी हो पाएगी और लंबा चल पाओगे। जी। नहीं तो EMI सबकी है, बच्चों की फीस भी सबकी है, गला सबका सूखेगा। और ये कब तक रहेंगे इसका भरोसा नहीं है। ठीक बात है ना? खैर, कुर्सी का तो क्या ही भरोसा होता आप भी है। मेरा संदर्भ समझ रहे हो ना? बिल्कुल 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 हाँ। समझ पा रहा हूँ। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप समझ रहे हैं तब दर्शक समझ पाएंगे। जी 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 जी। हाँ। तो क्रेडिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, चाहे किसी की भी हो। ठीक बात है। अच्छा, मीडिया कम्युनिकेशन वाली जो चीज है, अगर आप सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पे जाएं, मतलब वही पर्सनल नैरेटिव हालांकि बात आप कर चुके हैं, वो भी बड़ा खराब सा ही दिख रहा है। जैसे ईरान के राष्ट्रपति से आपने बात की, भाई आपको भी तो पता होगा कि या तो पॉजिटिव जवाब आएगा या नेगेटिव आएगा। चलिए, एक चीज ये होती है, जवाब आ जाने देते उसके बाद आप ट्वीट करते, लेकिन ट्वीट आपने पहले कर दिया। नहीं, मैसेज देना होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमने बात की है। हाँ। ठीक है, लेकिन बात का जब जवाब नहीं आ रहा है तब आपने एक पैनिक तो और क्रिएट कर दिया ना लोगों के मन में कि भाई ईरान से हमने बात भी कर ली और शायद लोगों को इतनी बात कहाँ समझ में आती है। उनको तो सूत्र समझाएंगे ना, देखो बात कर ली और अब शायद बात बन जाएगी, और वो तो कह देंगे कि बात बन गई है। जब बिना किसी बातचीत को ये कह सकते हैं कि ईरान ने हमें अनुमति दे दी उस रास्ते को यूज करने की, तो यहाँ तो बात हुई है। उसको तो कह देंगे कि वो खुद छोड़ने आएंगे हमारे यहाँ जहाज। ये भी कह सकते हैं वो। ठीक बात है। हाँ, चिंगारी है तो आग तो बनी जाएगी। तो जब बिना चिंगारी के, बिना आग के इतनी बड़ी खबर चल सकती है हिंदुस्तान की मीडिया में, और कोई आके सामने ये नहीं कहता कि मुझसे गलती होगी, या मेरे सूत्र ने मुझे धोखा दे दिया, या सरकार के किसी सूत्र ने मेरा इस्तेमाल कर लिया। कई बार क्या होता है, इसमें जर्नलिस्ट की गलती भी नहीं होती, कई बार सरकारी सूत्र आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, या प्लांट है, या मदद कर रहे हो। अगर आपको इतनी समझ नहीं है कि आपका सूत्र आपको किस तरह से खबर प्लांट कर रहा है और ये खबर सही हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो फिर आपके भी जर्नलिस्ट होने का फायदा नहीं। अच्छा, एक दो बार आपसे गलती हो गई, एक दो बार आपका इस्तेमाल कर लिया, अगर बारंबार आप इस्तेमाल हुए ही जा रहे हैं तो भाई चेंज द प्रोफेशन। फिर तो आपको नहीं, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये प्लांट किस तरीके का है जी, क्योंकि क्या होता है, एक बेसिक सेंस होती है कि वर्ल्ड में इस वक्त क्या हो रहा है जी, क्या ऐसी स्थिति में भारत को अनुमति ईरान दे सकता है, इसमें एक कॉमन सेंस भी है। बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन ना, ये भी बात है। बहरहाल चलिए, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इंडिया, LPG के संदर्भ में बहुत सारी बात हुई। अब भारत की राजनीति जो चल रही है इंटरनल, उसके बारे में बात करते हैं। आपके राज्य में आते हुए राहुल गांधी बड़ा घूम रहे हैं आपके राज्य में, क्या कारण है, क्या पका रहे हैं हरियाणा में राहुल? नहीं, वो जिस शादी में गए थे उसकी बात कर रहे थे आप जी। ये एक भोज में गए हुड्डा साहब के, फिर शादी में दिख रहे हैं। नहीं, भोज में गए थे हुड्डा साहब के, वो तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने काफी इंसिस्ट किया था उनको। प्रियंका गांधी खुद जाना चाह रही थी, उनको बुलाया गया था, तो फिर उनको कहा नहीं आप भी साथ चलो, तो वो उनको इंसिस्ट करके ले गई थी।
और उसका काफी लंबा मैसेज गया था हरियाणा की राजनीति में। हम्म, लेकिन जब वो राज्यसभा अनाउंस की करमबीर बोध की, उससे वो मैसेज थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ। डाइल्यूट हो गया, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के या कुमारी शैलजा के या रणदीप सिंह सुरजेवाला के, इनमें से किसी के कैंडिडेट करमबीर बोध नहीं है। जी। ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन मिली थी हुड्डा फैमिली को राहुल गांधी के आने से, छिन गई। जिसको मैं कहता हूँ राजनीतिक ऑक्सीजन, हम्म, थोड़ा सा उसके ऊपर फर्क पड़ा हम्म, इस कैंडिडेट के आने से। अब ये जीतेंगे हारेंगे ही फैसला जल्दी हो जाएगा, 3 दिन की बात, 2 दिन की बात रह गई है। और फिर अभी फिर गए शादी में। ये वो परिवार है, गोहाना के पास एक गांव जी। है, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ये लोग अपने खेत में काम कर रहे थे, धान लगा रहे थे, जी। हमारे यहाँ कहते हैं जीरी बो रहे थे। तो राहुल गांधी वहां पहुंच गए थे, हम्म, और फिर इस पूरे परिवार को 10 जनपद इन्होंने आमंत्रित किया था। फिर जी। एक बस भेजी थी, उसमें ये आए थे, और फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने हाथ से बिठा के इनको खाना खिलाया था। जी। ये भी कुछ अपनी तरफ से कटसी कुछ लेके आए थे, लस्सी थी या घी था या अचार था। तो फिर उसके बाद इनकी बिटिया की शादी थी, तो इन्होंने आमंत्रित किया राहुल गांधी को कि आपको हमारी शादी में आना है, और राहुल गांधी वहां शादी में पहुंच गए। संबंध निभाने वाली बात है। जी। तो ये तो कहानी है उस परिवार की। राज्यसभा के बाद मैंने बता ही दिया आपको। एक और और विजिट है ना, अब बात हुई है सिंह विजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा। सद्भाव यात्रा की। डे 1 से उस यात्रा को प्रदेश के प्रभारी और बाकी नेता खारिज कर रहे थे। हम्म, हालांकि उसमें कुमारी शैलजा गई हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला गए हैं, यानी जो हुड्डा के एंटी जो खेमा है वो सब लोग उसमें गए। एंटाई हुड्डा पूरा गया। हाँ, और जो हुड्डा खेमा है वो उसमें नहीं गया। इवन मुझे ये अच्छे से याद आ रहा है, शायद बी.के. प्रसाद ने भी ये कहा था, क्योंकि वो इंचार्ज है हरियाणा के, कि ये आधिकारिक यात्रा नहीं है। हम्म, और बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये कहा गया कि आधिकारिक यात्रा नहीं है। अब एक आदमी जो एक कांग्रेसमैन है, उनके पिताजी पुराने कांग्रेसमैन है, जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह, और बहुत नजदीकी थे राजीव गांधी के। हम्म, ठीक है, वो मुख्यमंत्री बन पाए, मुख्यमंत्री बनना भाग्य खेल होता है। तो वो 2014 में चले गए थे बीजेपी। उसके कारण बहुत सारे थे, उसमें भी जाऊंगा तो एक अलग शो करना पड़ेगा जी। उसके लिए। विजेंद्र क्यों गए थे? वीरेंद्र सिंह क्यों गए थे? फिर विजेंद्र को दे दिया टिकट हिसार से, वो IAS अफसर थे हरियाणा के, जी। और वो हिसार से बीजेपी की टिकट पे MP हो गए। फिर इन्होंने 24 के चुनाव से पहले अपनी घर वापसी कर ली, क्योंकि चौधरी साहब का मन नहीं लगता था बीजेपी के अंदर, अच्छा। और क्योंकि प्योर कांग्रेसी हैं। तो अब इन्होंने ये यात्रा अनाउंस की। अच्छा, मैं इस बात से हैरान था कि विजेंद्र सिंह कैसा आदमी है, मतलब वो वहाँ सांसद था और यहाँ टिकट की बार्गेन भी नहीं करी कि मेरे को टिकट दोगे नहीं दोगे। फिर विधानसभा चुनाव जब हरियाणा का आया तो 32 वोटों से हार गए। विजेंद्र सिंह जो है वो चुनाव हार गए, क्योंकि वहां 3 कांग्रेसी खड़े थे जो 52,000 वोट ले गए। उसके बाद वो 32 वोटों से हारे। तो वो 3 कांग्रेसी क्यों खड़े किए थे भाई? किसने किए थे? वो मैनेज क्यों नहीं हुआ? ना इधर से हुआ ना उधर से हुआ ना। और पहली बात तो ये काम पार्टी करना चाहिए था। ठीक बात है, प्रभारी क्या कर रहे थे? ठीक है, 52,000 वोट तीन कांग्रेसी ले गए। उसके बावजूद विजेंद्र सिंह जो है 32 वोटों से आ रहा है, वो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। जी। तो इस यात्रा को बार बार ये कहा गया कि आधिकारिक यात्रा नहीं है, और अब फाइनली वो कल 10 जनपद गए, राहुल गांधी से मिले, उनको वो टी-शर्ट भेंट की, सद्भाव यात्रा की जी। और मुझे लगता है कि उसके बाद ये आधिकारिक यात्रा हो गई है। भाई जब आपका नेता आपसे मिल रहा है, सुप्रीम लीडर, और पता नहीं मुझे क्यों लगता है ऐसा, ये मेरी निजी राय है, राहुल गांधी का फेवरेट काम है ये सब यात्रा निकालना, ठीक है, ये सब मतलब उसको तो वो फुल एंजॉय करता बंदा। तो राहुल गांधी इसमें पक्का जाएंगे सद्भाव यात्रा में। हाँ, ये मेरे पास खबर नहीं है, ये मेरी इंट्यूशन है। और कांग्रेस के बारे में इंट्यूशन ठीक ही रहती है। हाँ, तो 15-20 सालों से जिस पार्टी को कवर कर रहे हैं उसके बारे में अगर आदेश रावल जी का ये इंट्यूशन है तो इंट्यूशन पे आप भरोसा करके रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, बाकी बात लोग बाद में ट्रोल करेंगे, खबर नहीं है। देखिए वो तो फिर मेरी समझ कह रही है, इंट्यूशन आपकी ये कह रहे हैं, इंट्यूशन सही होती है गलत, कुंडली का खेल है, आप कहते हैं ना। मैं नहीं यकीन करता, कुंडली में सर बहुत करते हैं। वैसे ब्राह्मण है लेकिन यकीन नहीं करते। इंट्यूशन का खेल। तो मुझको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस यात्रा में जाएंगे। अच्छा, अगर चले जाते हैं, अब हाइपोथेटिकल सा है, अगर चले जाते हैं तो मैसेज क्या रहेगा हुड्डा साहब के लिए? ऑक्सीजन मिल जाएगी दूसरे खेमे को, और हुड्डा साहब को जो लंच पे ऑक्सीजन मिली थी हुड्डा साहब को या उनके खेमे को, तो ये जो दूसरा खेम है उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी।
उसमें कुमारी शैलजा, सुरजेवाला, जी। विजेंद्र सिंह, इनके फादर चौधरी वीरेंद्र सिंह और राव नरेंद्र पीसीसी प्रेसिडेंट, और एक लंबी लाइन खींच जाएगी, जो कि जरूरी भी है, तो ऑक्सीजन जो मिले, जो कि जरूरी भी है हरियाणा की राजनीति के लिए और कांग्रेस की हरियाणा स्थिति की को देखिए। इंटरनल राजनीति के लिए। जी। तो ये जो ऑक्सीजन मिलेगी दूसरे खेमे को, ये ऑक्सीजन उस खेमे से ही आयातित होगी ना? नहीं, मुझे लगता है कि जितनी उनको मिलनी थी उनको मिल गई। हाँ, करमबीर बोध के आने के बाद थोड़ा सा वो सिस्टम डाइल्यूट हो गया, हाँ, वहाँ ऑक्सीजन लेवल घट गया। जी, ठीक है, अब जब इधर चले जाएंगे यात्रा में तो फिर थोड़ा सा वो बराबर हो जाएगी, ओके। फिर दोनों खेमे जो हैं अच्छे से लड़ेंगे, मोटे मोटे मजबूत मजबूत, दोनों पहलवानों को इक्वल सपोर्ट होगा, जी, और दोनों पहलवान एक ही कैटेगरी के होंगे, भाई 90 किलो के हैं, 100 किलो के हैं, जी, कोई ऐसा नहीं होगा 50 किलो का या 100 किलो का ना, हाँ, ये नहीं होगा। वेट रेंज सेम रहेगा। हाँ, एक कैटेगरी में 100 किलो इधर 100 किलो उधर, लड़ो भैया चलो। वो तो जैसे गांव में जब कुश्ती होती है ना, दंगल होता है, ऐसे ही करते हैं वहां पे, मतलब लड़ना आपस में ही है। बोला ये पहलवान ये है, हाँ। ये है, चलो हो जाओ शुरू, कुश्ती स्टार्ट। मतलब ये बताइए, लड़ना आपस में ही पड़ेगा कांग्रेसियों को अब भी? 4 साल तो अपने आप लड़ेंगे ना। हालांकि मुझे यकीन है 5 साल अपने आप ही लड़ लेंगे। 4 साल अपने आप लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे, और उसके बाद अगर हाईकमांड चाहेगा, अगर इकट्ठा बिठाएगा तो सरकार बन जाएगी। हाँ। देखो, अगर हरियाणा में भी इन्होंने ये काम कर दिया होता ना, आज इनकी सत्ता होती। आज पंजाब में वही गलती कर रहे हैं, वहां भी 2 खेमे लड़ रहे हैं। अरे बुला के बैठा दो, सत्ता होगी तो कुछ बांटोगे ना। ठीक बात है। अब देखो हरियाणा में क्या हो रहा है, 3rd टाइम बीजेपी आ गई है, लड़ लो, थोड़े से और लड़ निकाल लो आपस में। बताइए, हरियाणा में जहाँ कोई जगह नहीं थी। और अब सेम गलती पंजाब में कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कह के आए कि मैं बाहर कर दूंगा, बाहर बिठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे जो काम करने का वो करो ना, उनको साथ बिठा के कहो कि मिल के लड़ो, और सीएम का फैसला बाद में करूंगा। अब जैसे राजा वड़िंग और चन्नी साहब हैं, वो लड़ रहे हैं, मैं सीएम बनूंगा, वो सीएम बनेगा। अरे भाई का तो मंत्री बन लियो, जब राज ही नहीं आएगा तो तुम कोई कुछ नहीं बनेगा। और भगवंत मान जितन को जलील करता है ना, सब लोगों को विधानसभा में खड़ा कर करके, इनको फिर भी अकल नहीं आ रही। मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाले हुए बैठे इनको पहले सत्ता लेनी चाहिए। ठीक बात है। सत्ता में हिस्सेदारी तो बाद का विषय है। और ये काम अगर स्टेट की लीडरशिप नहीं कर पा रही है तो ये काम राहुल गांधी का होना चाहिए, या वेणुगोपाल को बोले कि इंश्योर करो इस बात को, कैसे आएगी। वेणुगोपाल खुद ही पार्टी बना हुआ है, वो क्या मुंसिफ ही करेंगे। हाँ। वो क्या जज बनेंगे। पंजाब में वो एक ही व्यक्ति के साथ है, मैं नाम लेना नहीं चाहता। आइडिया दे दीजिए थोड़ा। उसको भी सीएम बनना है, इसके साथ है। जी। और सीएम वेणुगोपाल को ही बनना है। दिक्कत ये भी हो रही है। सारी लड़ाई सीएम की है, जिसके कारण पीएम की लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं राहुल गांधी। तो इनको समझ नहीं आ रहा है, भाई पहले सत्ता हासिल कर लो, उसके बाद सत्ता में हिस्सेदारी सबको मिल जाएगी। ठीक बात है। किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन जो काम हरियाणा में हुआ है, जो काम बाकी स्टेट्स में हो रहा है, अगर तुमने पंजाब में भी कर दिया तो तुम्हारा पक्का इलाज हो जाएगा वहां। और भगवंत मान जो इनको जलील करता है ना, ऐसा भी इनके कान फट जाने चाहिए, ऐसा धो के मारता है वो इनको, और तब भी इनको अकल नहीं आ रही। वैसे भी सटायरिस्ट रहे वो पुराने। मतलब खिचड़ी तो मिल रही है, सत्ता आ जाएगी तो खिचड़ी में घी भी पड़ जाएगा, लेकिन इसका इंतजाम कोई कर नहीं रहा है। आदित्य जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं हम जी, और ये भी बड़ा मतलब राय ही जानना चाहता हूं मैं आपका इसमें, कि ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आप देख पा रहे हैं, देश की राजनीति पे इसका कितना असर आप देखते हैं? देखिए, अगर एप्स्टीन में कुछ और खुलासे हो जाते हैं जिनकी उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकते हैं, तो डिफरेंट होगा। और ये जो अभी चल रहा है, ये जो पेट्रोल और एलपीजी क्राइसिस है, ये अगर और बढ़ता है तो डिफरेंट होगा। लेकिन राजनीतिक रूप से कोई गहरा असर नहीं होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव तो है नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरा, ये सब बातें गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं पूरी, और अखबारों और टीवी में ये सब बातें आती नहीं है। क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन था गांव में, तो वहां लोग यकीन नहीं करते इन बातों के ऊपर, क्योंकि मीडिया जो है वो सबसे बड़ा हथियार है सरकार का। टीवी मीडिया और अखबार मीडिया, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया। और जो सोशल मीडिया है वो सब तक पहुंच भी पा रहा है और पहुंच भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं चीजें कंट्रोल हो रही हैं जी। आप तक क्या पहुंचना है वो भी तय किया जा रहा है कि कौन सा कंटेंट हमें कहाँ भेजना है जी।
अच्छा, वो भी व्यूअरशिप का डिप जो है वो कई बार हाँ, बड़ा और ambiguous सा होता सोशल है। मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सरकार अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर लेती है, जी। ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि क्योंकि थर्ड टाइम बीजेपी की सरकार चल रही है और अंदर झगड़े भी हैं, जी। कॉर्पोरेट इन फाइटिंग भी है जी। और बीजेपी के इंटरनल फाइटिंग भी है। सबसे ज्यादा तो योगी जी की और इधर अमित शाह जी और मोदी जी की है, ठीक है। जी। तो ये इन चीजों को जब आप इकट्ठा कर देखोगे ना, तो इनके लिए भी रास्ता आसान नहीं है। दूसरा क्या हो गया, जो वो हिंदुत्व वाली बात थी तो डाइल्यूट हो गया वो, डाइल्यूट हो गया। ठीक है। अब लोगों को लगता है कि नहीं यार, अब वो जाति पे आ गए, फिर वो रोजगार पे भी आएंगे धीरे धीरे, ठीक जी। है। तो वो वैसा ही है जैसे नशा कर लिया आपने, वो जब तो पहले तो आप स्टार्टिंग में पूरे हाई थे, जी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आ रहा है, ठीक है ना। हम्म। तो इसका जो रिजल्ट्स हैं ये दूरगामी हैं, अभी तुरंत कुछ नहीं होगा ऐसा, लॉन्ग रन में पता लॉन्ग चलेगा रन में पता क्या। लगेगा कि, क्योंकि क्या होता है ना, हिंदुस्तान की राजनीति का इतना लंबा प्रेडिक्शन नहीं होता है। जी। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा, 22 जनवरी 2024 डेट सही है, राम मंदिर का जो जी। उद्घाटन जी। हुआ जी। था, राम मंदिर वाला राम मंदिर वाला जी, शिलान्यास। शिलान्यास हुआ था। हम्म। उस दिन से लेके 20 दिन तक पूरे विपक्ष इस हम्म। बात की चिंता में था कि इस बार 400 सीट आएंगी, जी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 240 निकली ना, मतलब जो कंप्लीट मेजोरिटी थी वो भी नहीं वो भी बची। नहीं आ पाई। जी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का इतना लंबा प्रेडिक्शन किया नहीं जा प्रेडिक्शन सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि जी। यहाँ चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं और बहुत जल्दी बनती हैं, फिर बिगड़ जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर बिगड़ जाती हैं। जी। तो ये जो अभी चल रहा है, जो आपका सवाल था, उस पर वापस आता हूँ, इसका जो भी असर होगा, उसके जो परिणाम आएंगे वो दूरगामी होंगे, जिसको मैं ऐसे देखता हूँ फिलहाल। चलिए, आप कैसे देखते हैं? आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगा कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूरा देख रहे हैं आप, हम तो किस तरीके से हमने एक पक्ष लगभग चुन लिया है, और अगर नहीं भी चुना है तो प्रधानमंत्री की जो मैसेजिंग है सोशल मीडिया से, या फिर पूरा जो मीडिया जिस तरीके से फंक्शन कर रहा था, वो ये बता रहा है कि इजराइल और अमेरिका के साथ भारत खड़ा है। इसका क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि भाई ईरान पे जो हमला हुआ और जो युद्ध चल रहा है, लपटें तो आपके हमारे रसोई घर तक पहुंच चुकी हैं, पेट्रोल पंप्स तक भी पहुंच सकती हैं शायद। आने वाले समय में कितनी पहुंचती है कितनी नहीं, वो देखी जाएगी। असर क्या पड़ेगा आप हमें बताएंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आदेश जी, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पूरी चर्चा सुनी। शुक्रिया।